हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार आप सभी लोगों का, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो सभी का दिल से आभार। जितने भी लोगों ने आज तक सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, उन सभी का हृदय की गहराइयों से आभार, क्योंकि अपनी फैमिली अब 6 लाख प्लस मेंबर्स की फैमिली हो चुकी है। तो ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। आई होप हम लोग बहुत जल्द 1 मिलियन को भी क्रॉस करेंगे। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिए। तो अब आने वाले दिनों में हम लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट भी आपको मिलेंगे और आप लोग का सपोर्ट भी आई होप मिलेगा मुझे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो 23 अगस्त को मनाया गया। इस बार की थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप, इसका खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई डायना पुंडोले। और 1 अक्टूबर से श्रीलंका ने भारत समेत 35 देशों के लिए वीजा फ्री एक्सेस किया। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में सिल्वर जीते। और पेटीएम ने अपने मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय को जोमेटो को बेच दिया है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंज लॉन्च किए। अच्छा, अश्विनी वैष्णव जी ने ही दोस्तों एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी और ये वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद भी आई लोगों को। 7 से 8 लाख लोगों ने इसको देखा भी है। आपने नहीं देखा तो इसको जाकर के देखिएगा, यूपीएस स्कीम क्या होती है। इस पर और आपको डिटेल में बताया भी जाएगा अभी डेली करंट अफेयर में भी आगे आने वाले दिनों में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में एम करुणानिधि जी की जन्मशती के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। और वाराणसी में जो छोटी नदियां हैं उनके संरक्षण के लिए भारत डेनमार्क के बीच और आईआईटी बीएचयू के बीच एक समझौता हुआ है। इसके अलावा गिरिराज सिंह जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार प्रदान किए हैं। गिरीश साहनी जी ये वैज्ञानिक थे, इनका निधन हो गया है। ये सीएसआईआर के पूर्व प्रमुख रह चुके थे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो आपने शनिवार को पढ़ा था और उसका यहाँ पर डिटेल में पढ़ा था। आज यहाँ पर रिवीजन किया आपने। अब आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एमजेटी ऐप पर आपको बहुत सारी फ्री चीजें भी दी जाती है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे ई बुक्स, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलती है। जैसे कल 6 लाख के उपलक्ष्य में आपको ई बुक वगैरह जो है ये 90% डिस्काउंट पर दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, बहुत सारे लोग नहीं उठा पाए। जो लोग नहीं उठा पाए नहीं उठा पाए आज नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन को कितने भीष्म क्यूब भेंट किए। तो दोस्तों आपको पता होगा पीएम मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो पीएम मोदी जब पोलैंड के बाद यूक्रेन गए तो वहां पर व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले। और क्योंकि यूक्रेन अभी युद्धग्रस्त है, युद्ध से लड़ रहा है अभी रसिया से, तो इसलिए उसको भीष्म क्यूब भेंट किए हैं। और कितने? 4 भीष्म क्यूब के बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले ही वही बात किया था जब भारतीय वायुसेना और सेना ने इसका सटीक पैराड्रॉप परीक्षण किया था। भीष्म क्यूब के बारे में उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि भीष्म का मतलब होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। इसका मतलब ये एक ऐसा किट है जो त्वरित, अगर मान लो कोई आपदा वाली स्थिति है, कोई मान लो ऐसी सिचुएशन है जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है या एयरलिफ्ट करना प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर त्वरित रूप से मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने के लिए या कहीं चलता फिरता एक हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ये किट लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है भीष्म। भीष्म जैसे भीष्म पितामह जी महाभारत में बाणों की सैया पर लेटे थे, तो उनको इंस्टेंट उसी टाइम पर सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही थी, है ना। उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन पानी पिला दो, तो वो बाण से मारे पानी गिरने लगा। तो वैसे यहाँ पर भीष्म जो क्यूब होगा इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी मेडिकल सुविधाएं होंगी जो इमरजेंसी के दौरान जरूरत पड़ती है, फर्स्ट एड बॉक्स, इसके अलावा ऑक्सीजन तुरंत रूप से चढ़ाने के लिए, तो ऐसी ये पूरा पूरा किट होती है। और यकीन मानिए मात्र और मात्र 20 किलोग्राम की किट है, लेकिन इसमें आराम से एक पर्सन की मेडिकल ट्रीटमेंट की जा सकती है। और अभी सटीक पैराड्रॉप भी इसका किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा, मतलब जहां पर पिन पॉइंट टारगेट किया गया वहां पर जाकर इसको ड्रॉप किया गया
जिससे आने वाले समय में मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, कोई जंगल वाला इलाका है, जहां पर लैंड नहीं कराया जा सकता हेलीकॉप्टर्स को या वायुयानों को, वहां पर इस भीष्म क्यूब किट को पैराडॉप किया जाएगा और वहां से मेडिकल हेल्थ पहुंचेगी। तो अभी यूक्रेन को 4 ऐसा किट दिया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, समझ में आई बात। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ये भीष्म किट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भीष्म क्यूब, याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगला, हाल ही में भारत ने किस नाम से अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है? दोबारा इस्तेमाल होने वाला का मतलब अंग्रेजी में बोले तो रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है ना। तो रीयूजेबल रॉकेट जो है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप बोलो तो ये ज्यादा सिमिलर लगता है, सुना सुना लगता है, लेकिन ये ऐसा लिख देता है कभी कभी हिंदी में, ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हो जाता है, एग्जाम में भी ऐसा आता है तो समझ में नहीं आता है। तो जब आप एग्जाम में भी बैठो तब भी कोशिश किया करो, जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कभी कभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लिया करो, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। तो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट भारत ने अपना पहला लॉन्च किया है, किस नाम से? तो आप बताओगे रूमी 1। रूमी 1, इसके बारे में कुछ महीनों पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी, फिलहाल आज फिर से बात करते हैं। देखो ये रीयूजेबल रॉकेट का मतलब क्या है। रॉकेट पहले क्या होता है इसको समझो। रॉकेट एक ऐसा समझो कि मिसाइल सिस्टम है जो जाता है आसमान में, और जब ये अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए यूज किया जा रहा होता है तब तो कहते हैं कि ये अंतरिक्ष वाला रॉकेट है, ये जाएगा सैटेलाइट छोड़ेगा। जब ये कहीं पर वारहेड लेकर के जाता है युद्ध करने के उद्देश्य से, तब तो हम लोग कहते हैं ये रॉकेट छोड़ा गया, ये जाकर के विस्फोट करेगा। मिसाइल दोनों है। अब ये जो अंतरिक्ष वाला रॉकेट होता है, ये ऊपर सैटेलाइट लेकर जाता है और सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ देता है। सैटेलाइट का ही आगे का काम होता है पूरा, वो जैसे कि चाहे अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, वगैरह वगैरह, तो आगे का काम सैटेलाइट करती है। लेकिन रॉकेट जो है वो जाते जाते उसको छोड़ते छोड़ते खत्म होता जाता है। आप देखे भी होंगे, फर्स्ट स्टेज अलग हुआ, सेकंड स्टेज अलग होता है, थर्ड स्टेज अलग होता है, फिर बाद में वो सैटेलाइट को ऑर्बिट में बिठा देता है। तो वो रॉकेट जो होता है वो जाते जाते खत्म हो जाता है, लेकिन फिर जब अगला सैटेलाइट लॉन्च करना होगा दोबारा रॉकेट बनाना पड़ेगा, दोबारा लॉन्च करना होगा। लेकिन क्या हो अगर ऐसा कुछ बना दिया जाए कि ऐसा कोई रॉकेट हो जो जाए सैटेलाइट को छोड़े, फिर वापस आए, फिर लैंड कर जाए, उसका कुछ हिस्सा या फिर कहे वो पूरा पूरा ही बच करके चला आए और दोबारा से वो यूज में आ जाए, दोबारा से उसे सैटेलाइट भेजा जा सके अगली बार के लिए। तो ऐसे रॉकेट को रीयूजेबल रॉकेट कहते हैं। दुनिया में अभी तक कोई बनाया नहीं था। सबसे पहले फाल्कन 9 हैवी रॉकेट बनाया किसने? एलन भैया ने। तो एलन भैया ने कहा कि हम ऐसा बनाएंगे रीयूजेबल रॉकेट और उसके बाद हम कराएंगे मंगल ग्रह की यात्रा। तो अगला घर उनका मंगल ग्रह पर होने वाला है, प्लॉट वगैरह बुकिंग हो गई है। तो अब उनको देख करके, चूंकि अब एक बार जब, अब तक तो कहते थे सब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, एलन मस्क ने कहा आई एम पॉसिबल, तो उन्होंने पॉसिबल करके दिखा दिया। तो बाकी के भी देश लग पड़े हैं रीयूजेबल रॉकेट बनाने के चक्कर में। अब आते हैं रोमी 1 पर। रोमी 1 वाला जो होगा ये हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल मतलब ये जाएगा, जब लौटेगा, जब दोबारा से लौटेगा लैंड करने के लिए, तब इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टर के द्वारा इसमें मोटर स्टार्ट किया जाएगा और उसके बाद से फिर ये एक तरीका वो होगा, उससे ये लैंड करेगा। दूसरा, इसमें पैराशूट वाला भी सिस्टम दिया गया है, तो पैराशूट भी ओपन होकर के ये उतरेगा, लैंड करेगा। तो ये ध्यान रखना, रोमी 1 भारत का पहला होने वाला है। जब भी पहला पहली पहले आ जाए समझो क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। अगला, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी ये रॉकेट जो अभी मतलब कि ये टेस्ट फॉर्म में लॉन्च किया गया, ये 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पीको सैटेलाइट लेकर के गया था। चेन्नई के थिरुवंदई से इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा, बनाया किसने है ये ध्यान रखना, स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिल करके इसे बनाया हुआ है। ठीक, आगे, अगस्त 2024 में आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसके अब एडिशनल डायरेक्टर, महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक होंगे दोस्तों कौन? ये होंगे संजीव रैना। संजीव रैना जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इसके अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, एक चीज और, ये आईपीएस नहीं है, यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज के ये अधिकारी नहीं है, और बिना कोई आईपीएस अधिकारी हुए कोई इस पद तक पहुंचे, मतलब टॉप लेवल की पद तक पहुंचे आईटीबीपी में, ऐसे ये मात्र और मात्र दूसरे अधिकारी हैं। ये 1987 बैच में ये शामिल हुए थे, लेकिन आईपीएस के रूप में नहीं शामिल हुए थे। संजीव रैना इनका नाम है, और
ये अब एडीजी नियुक्त किए गए हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, जब हम लोगों ने चीन से युद्ध हारा था, तब आईटीबीपी की कीमत समझ में आई थी। मतलब वहां पर एक फोर्स की जरूरत पड़ी थी जो तिब्बत एरिया में भारत को प्रोटेक्ट कर सके, तब इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, जैसे जय शाह जो हैं, उम्मीद है नवंबर तक आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में आपको देखने को मिले। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। राहुल नवीन ईडी के महानिदेशक बने हैं। राणा एके सिंह एसबीआई के प्रबंध निदेशक बने हैं। टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव हो गए हैं, पहले ये वित्त सचिव थे। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार पाए हैं। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बने हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनी है। वहीं प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। साथियों, ये जो वन लाइनर मैं लाता हूं ना, इसको बिल्कुल लोड लिया करो। ऐसे मत सोचा करो कि ये तो बस ऐसे ही है। जो भी चीजें नीचे आपका दिया जाए कि ये स्थापना कब हुई थी, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या कोई देश आता है तो उसकी राजधानी, मुद्रा वगैरह मैं पूछता हूँ, लिख करके देता हूँ, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ा करो। अभी 22 अगस्त के दिन मैंने आपको क्रोएशिया की राजधानी के बारे में पढ़ाया, और 23 अगस्त को जस्ट उसके अगले दिन ही यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया क्रोएशिया की राजधानी। अब क्रोएशिया एक ऐसा देश है, बहुत ही छोटू सा देश है, ज्यादा चर्चे में नहीं रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में पता भी नहीं रहता है लोगों को। तो जब वो पूछ लिया गया तो फिर भाई सब अटक गए उसमें। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो भी चीजें आपको बताई जाए उसको ध्यान से देखा करो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, अगस्त 2024 में डाक विभाग ने फिलटेलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए, फिलेटेली को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो भारतीय डाक विभाग ने फिलेटली को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। दीनदयाल स्पर्श स्कीम, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू किया गया है। और किसके लिए, किस काम के लिए? तो आप कहोगे फिलेटली के लिए। फिलेटली क्या होता है इसको समझेंगे, पहले आप स्पर्श का फुल फॉर्म देख लो। स्पर्श का मतलब होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। स्पर्श इसका फुल फॉर्म ये है। अब देखो फिलेटली क्या होता है। फिलेटली एक ऐसा शौक होता है जिसमें लोग टिकट वगैरह, डाक टिकट कलेक्ट करते हैं, या उसका उसका सूची बनाते हैं, या फिर उसको बढ़िया से सजा कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं। कुछ लोग होते हैं डायरी वगैरह में चिपका करके रखते हैं अपना पूरा, जो भी टिकट्स होते हैं जो जारी किए जाते हैं डाक विभाग द्वारा, स्पेशल इवेंट पर भी कभी कभी जारी किए जाते हैं। तो ऐसा करने वाले और ऐसा व्यवस्थित करने का जो शौक होता है उसे कहते हैं फिलेटेली। अब इसी फिलेटेली को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग ने क्या कहा है कि हम दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू करेंगे और इसके तहत स्कॉलरशिप भी देंगे। तो याद रखना, ये केवल छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के स्कूल वाले छात्रों के लिए है। ऐसा नहीं कि अब आप स्टोर करने बैठ जाओ तो फिर आप होगा, ठीक है, आप अब बुढ़ो में गिने जाओगे। चलो, छात्रवृत्ति के लिए केवल उन छात्रों का चयन किया जाएगा जो किसी फिलेटली क्लब के सदस्य हैं या जिनके पास फिलेटली जमा खाता है। अगला, प्रधानमंत्री मोदी के शासन पर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ हाल ही में विमोचित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, पीएम मोदी पर लिखी गई ये पुस्तक है, और ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखा किसने है? तरुण चुग ने। तरुण चुग ने, तरुण चुग जाने माने राइटर हैं, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ। इसका पूरा नाम है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है पूरा नाम, आप इसको देख सकते हो। इस पुस्तक में इन्होंने मोदी सरकार की प्रशंसा भी की है, उनकी आलोचनाएं भी की हुई है। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने पूरा बताया हुआ है। साथ ही साथ भारत 2047 तक किस प्रकार से विकसित हो सकता है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। अब पिछले दिनों में भी बहुत सारी पुस्तकें आई थी, इनका रिवीजन करेंगे। तो देखिए, भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह ने लिखा, राज्यसभा के मेंबर हैं। इंडिया एट 100 वी सुब्रमण्यम ने लिखा। कॉल ऑफ द गिर, ये परिमल नाथवानी ने लिखा। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1, द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का संकलन है ये। और मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे ने लिखा है। गेटवे टू द सी, इसको रमेश बैस जी ने लिखा है, लिखा नहीं है, विमोचन किया इसका। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल, अल्पना किलावाला ने लिखा है, इंपॉर्टेंट बुक है। और आई हैव द स्ट्रीट्स, ये आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा की पुस्तक है। अगला, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
या शॉर्ट फॉर्म में कहें बीपीसीएल। बीपीसीएल ने किस राज्य में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना अरण्य शुरू की? तो अरण्य परियोजना शुरू की गई है दोस्तों बिहार में। कहां पर? बिहार में। ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना है, मतलब ड्रोन से वन रोपण किया जाएगा, वन वन का कहें कि विस्तारीकरण किया जाएगा या कहें कि वन बसाए जाएंगे पौधरोपण के माध्यम से। ठीक है, तो ये अरण्य परियोजना है और शुरू किसने किया है? बीपीसीएल ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कुछ इस प्रकार से होगा ये ड्रोन, और ये प्लांटेशन करेगा जिससे वनीकरण होगा, वनीकरण को विस्तारीकरण बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, रिफॉरेस्टिंग होगी। तो अरण्य परियोजना है ये, इसके तहत 50 हेक्टेयर में 1 लाख सीड बाल लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सीड बाल, बीज के बॉल। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1976 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं जी कृष्ण कुमार। देखो, बीपीसीएल और एचपीसीएल इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और कोल इंडिया लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता में है, और देहरादून में है किसका? ओएनजीसी का हेडक्वार्टर। बाकी सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है ना, ये महारत्न कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। अगला यहाँ पर बिहार आया है, बिहार के बारे में आप जानो। बिहार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये अपना बॉर्डर 3 राज्यों से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और एक देश से यानी कि नेपाल से शेयर करता है अपना बॉर्डर। पटना राजधानी है। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर सीएम हैं, और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी यहाँ के गवर्नर हैं। गोगाबिल झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, जगतपुर झील ये प्रमुख झीलें हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट है। विमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है। जाट जटिन डांस, झुमरी डांस, इसके अलावा गोदना, गोदना यहाँ की लोक कला है। गोदना यहाँ की प्रमुख लोक कला है। बिहार में दोस्तों 40 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में सीटें हैं 243, विधानसभा में जिले हैं 38, और राज्यसभा में सीटें जाती हैं 16। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसके लिए पुस्तकालय है ये कानू नाम से, और ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ये जनजातीय जो आदिवासी लोग हैं उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इसमें स्टोर करके रखेगी, संजो करके रखेगी। उनकी जैसे कि उनका सेलिब्रेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से त्यौहार वो लोग मनाते हैं, किस प्रकार से जीवन शैली है, ये सब इसमें रहेगा। तो चामराजनगर कर्नाटक में स्थापित किया गया है आदिवासी संस्कृतियों को संजो कर रखने के लिए। कानू का उद्देश्य आदिवासी उद्यानों का समर्थन करना और आदिवासी ज्ञान और परंपराओं को बढ़ावा देना है। ये तो दक्षिण भारत का हुआ पहला। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ है, तो आप बताना। भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। ये कर्नाटक है, कर्नाटक आपको यहाँ पर दिखेगा भारत के मैप में। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। सिद्धरामैया जी यहाँ के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। कुक्कुरहाली झील, पंपा सरोवर, बेगूर झील और वेलांदूर झील ये प्रमुख झीलें हैं। बन्नेर घाट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नागरहोल भी पूछा जाता है, और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी बॉर्डर पर पड़ता है। कर्नाटक का यक्षगान, यहाँ का लोक नृत्य बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में, 28 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में सीटें हैं। अगला, अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी? तो दोस्तों शिखर धवन ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। शिखर धवन अब क्रिकेट के, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के और घरेलू क्रिकेट के दोनों से संन्यास ले लिए हैं, सभी फॉर्मेट से। ठीक है ना, शिखर धवन जिनको हम लोग गब्बर के भी नाम से जानते हैं, है ना, गब्बर के नाम से भी जानते हैं, निकनेम है, निकनेम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक बार तो चीकू पूछ लिया गया था। तो गब्बर के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने संन्यास कर दी की घोषणा कर दी है एक्स पर पोस्ट करके 24 अगस्त 2024 को। दोस्तों इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले किसी भी खिलाड़ी के द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी इनके नाम है। 85 गेंदों में इन्होंने 100 लगाए थे। क्रिकेट करियर की बात करें तो 167 वनडे मैचों में इन्होंने 6,793 रन बनाए हैं। 68 T20 इंटरनेशनल मैचों में 1759 रन बनाए हैं। 34 टेस्ट मैचों में इन्होंने 2315 रन बनाए हैं। कुल जमा 10,000 से ज्यादा रन इनके हैं भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो
इसके इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। आईपीएल में भी ये शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा स्कोरर हैं ये। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 2018 में। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आपसे। अगला, हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश ने पहली बार टीम इवेंट का खिताब जीता? तो अभी जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई और इसमें भारतीय महिला टीम ने दोस्तों टीम इवेंट में पहली बार जीता गोल्ड। भारतीय महिला टीम विजेता रही, यहाँ पर आप देख सकते हो, और हिस्टोरिक टीम टाइटल ये था। और 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांस्य के साथ भारत ने टोटल 8 मेडल जीते और टीम इवेंट का विजेता रहा, गोल्ड विजेता। दूसरे स्थान पर जापान रहा, तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान रहा। ठीक है ना। चलिए, काजल स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं पहलवान थी। अगला, हाल ही में सेबी ने किसको 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित किया और 25 करोड़ का जुर्माना लगाया? इस पर मैं आपको वीडियो देने वाला था, लेकिन अन्य कामों में बिजी होने की वजह से या और टॉपिक्स पर आपको क्लासेस देने की वजह से इस पर वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन बाकी सब कुछ तैयार हो गया था। फिलहाल 5 साल के लिए अभी अनिल अंबानी पर बैन लगाया गया और 25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अनिल अंबानी पर बैन लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है? इन पर आरोप है कि ये अपने जो शेयर्स हैं या फाइनेंस से जो धन है उनकी हेरा फेरी करते हैं। तो रिलायंस होम फाइनेंस के धन की हेरा फेरी करने के आरोप में इन पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया। साथ ही साथ इनको पूंजी बाजार से, शेयर मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। फिलहाल इनके साथ साथ 27 और अन्य संस्थाओं के प्रमुख अधिकारियों को भी रडार में लिया है सेबी ने। सेबी यानी सेबी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा इसे मिला 1988 में स्थापना हुई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, जिनको लेकर के अभी हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट आई थी, काफी विवाद हुआ था, तब ये चर्चे में आई थी। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दिया था। अगला एक बोनस क्वेश्चन ले लीजिए। हाल ही में किसने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाला? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए एडिशनल या कहें कि अंतरिम कह सकते हैं, अंतरिम ज्यादा कहना सही होगा, तो अंतरिम चेयरपर्सन या चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कौन? एम सुरेश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एम सुरेश बिकम्स इंतरिम एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन सक्सीडिंग संजीव कुमार, मतलब संजीव कुमार की जगह पर ये नियुक्त हो रहे हैं। ठीक है ना। ये अंतरिम के रूप में अभी आए हुए हैं, अभी परमानेंट नहीं किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। बाकी इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी क्विज और पीडीएफ जाकर के एमजेटी ऐप से लगा लेना, बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना। पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी डिटेल वाली, और क्विज भी आपको हर दिन की तरह फ्री में मिलेगी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में ही। साथ ही साथ हमारे वीडियो कोर्सेज और ई बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अर्जुन बैच में एडमिशन ओपन है, आप अगर चाहो तो एडमिशन लेकर के आरआरबी एनटीपीसी की बाखूबी तैयारी कर सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें, फेम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ये मैंने आपसे पूछा था शनिवार को। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो विराट कोहली ने जीता है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कौन सी नदी वाराणसी में नहीं बहती है। इनमें से कौन सी नदी है जो वाराणसी में नहीं बहती है? इसके अलावा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, चलिए आप प्रयागराज यहाँ कर दीजिएगा, प्रयागराज कर दीजिएगा। ठीक है ना। प्रयागराज कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी? ये भी आप बता दीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम पर भी इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।